नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनलाइटन लर्न बियॉन्ड एग्जाम्स पे। आज हम एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर किए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो उसका ही पहला एपिसोड हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत, संविधान को समझें। राज्य व्यवस्था क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करेगी। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का सीधा अर्थ है किसी देश में सरकार कैसे चलती है, कानून कैसे बनते हैं और नागरिकों के अधिकार क्या है। यह वह ढांचा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है और यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। तो आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपका घर है। घर में कुछ नियम होते हैं, जैसे कौन क्या काम करेगा, खाना किस समय बनेगा, बच्चे कब पढ़ेंगे, बिजली पानी का बिल कौन भरेगा। अगर ये नियम न हो तो घर में अराजकता फैल जाएगी। ठीक उसी तरह 140 करोड़ लोगों के देश को चलाने के लिए भी स्पष्ट नियम चाहिए। इन सभी नियमों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है हमारा संविधान। संविधान का अर्थ और महत्व। संविधान वह सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी देश की नींव होती है। यह एक ऐसी पवित्र किताब होती है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। संविधान को हम देश की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह हर कानून, हर नीति और हर सरकारी फैसले का आधार होता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 2024 को हमने इस महान दस्तावेज के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया था। आज इस संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। सितंबर 2024 तक इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है जो समय की मांग के अनुसार बदलता रहता है। संविधान इतना लंबा क्यों है? इसका कारण यह है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के नियम एक ही संविधान में शामिल है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान भी होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारे संविधान में विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है और इसे बनाते समय विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा। भारत के संविधान का निर्माण एक लंबी और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इस महान कार्य के लिए एक विशेष सभा का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। यह वह समूह था जिसने आजाद भारत के भविष्य की नींव रखी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन आजादी की सुबह करीब थी। संविधान सभा के गठन की कहानी भी बड़ी रोचक है। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के सपनों को शब्दों में पिरोया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा की 11 सत्रों में 165 दिनों तक बैठकें हुई। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है कि 1930 में इसी दिन लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को सम्मानित करने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का दिन चुना गया। संविधान निर्माण के प्रमुख व्यक्तित्व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सभा की कार्यवाही का संचालन और मार्गदर्शन करते थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करना, संविधान के मुख्य वास्तुकार इनको कहा जाता है। संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये केंद्र सरकार की संरचना तैयार किए थे। मूल अधिकार समिति इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने नागरिकों के मूल अधिकारों का निर्धारण किया। संविधान के सुलेखक ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। संविधान को हाथ से सुंदर लिखावट में इन्होंने लिखी। प्रस्तावना यानी कि संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संक्षिप्त रूप में पूरे संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करती है। जब भी संविधान किसी धारा की व्याख्या में संदेह हो तो प्रस्तावना को देखा जाता है। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो संविधान को सही दिशा दिखाता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो यह स्पष्ट करता है कि संविधान की शक्ति जनता में निहित है। यह घोषणा करती है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया जाएगा। प्रस्तावना के 3 मुख्य उद्देश्यों की बात करती है, जो है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो आइए प्रस्तावना के 5 मूलभूत शब्दों का विश्लेषण करते हैं। पहला है सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई बाहरी शक्ति इस पर शासन नहीं कर सकती। इसका व्यवहारिक महत्व, भारत अपनी नीतियां स्वयं बनाता है, चाहे वह विदेश नीति हो या आर्थिक नीति। दूसरा समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सरकार सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेगी और गरीब अमीर के बीच असमानता कम करने का प्रयास करेगी। इसका व्यवहारिक महत्व है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी योजनाएं। पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म तो नहीं है और वो सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है। मतलब कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है। इसका व्यवहारिक महत्व है कि सभी धर्मों के त्योहारों पर छुट्टी, सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान, संरक्षण। लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, सत्ता जनता के हाथों में है
और सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। इसका व्यवहारिक नियमित चुनाव, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधियों को हटाने की शक्ति। गणराज्य रिपब्लिक, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत राजा या रानी नहीं। इसका व्यवहारिक महत्व है कि कोई भी नागरिक योग्यता अनुसार राष्ट्रपति बन सकता है। यह पद जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। संविधान से जुड़े वास्तविक जीवन के परिदृश्य। आइए अब संविधान को वास्तविक जीवन से जोड़कर देखें। मान लीजिए आपके इलाके में मुख्य सड़क पिछले 6 महीने से टूटी हुई है। बरसात में वहां पानी भर जाता है और दुर्घटनाएं होती है। संविधान ने आपको इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कई रास्ते दिए हैं। पहला, आप स्थानीय पंचायत या नगर पालिका से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि 73वें और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा, आप सूचना के तहत अधिकार कानून के तहत आवेदन देकर पूछ सकते हैं कि सड़क की मरम्मत के लिए बजट कहाँ खर्च हुआ। तीसरा और सबसे शक्तिशाली, अगले चुनाव में आप उस प्रतिनिधि को हटा सकते हैं जिसने अपना काम ठीक से नहीं किया। यही लोकतंत्र की असली शक्ति है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 का सीधा उल्लंघन है, जो गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। वह व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकता है। न्यायालय पुलिस को आदेश देगा कि या तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करो या अदालत में पेश करके वैध कारण बताओ। यह संविधान द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी बनाए जाने से बचाता है। आइए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रुचि ले रहे हैं। देखिए, फैक्ट्स की तरह रटने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसमें हम लोग कहानी नहीं जोड़ेंगे, कुछ समय इंतजार कीजिए लोग, उसके बाद पढ़ाने का तरीका मतलब कि ऑन फेस होगा कैमरा के साथ, लेकिन कुछ दिनों तक अभी ऐसे ही चलेगा जब तक व्यूज न बढ़े, क्योंकि कितना इन्वेस्टमेंट करें। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं की तरफ। भारत का संविधान अपनी कई अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दृढ़ता और लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए विशेष बहुमत यानी संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था, जो संविधान संशोधन की इसी प्रक्रिया का परिणाम था।
दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत का संविधान संघीय व्यवस्था स्थापित करता है, लेकिन इसमें एकात्मक झुकाव भी है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची जिसमें 100 विषय है, राज्य सूची 61 विषय है और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है। लेकिन संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हैं, जैसे एकल नागरिकता। आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था का एकात्मक में बदल जाना और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की तुलना। विशेषता, विवरण और उदाहरण। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, लगभग 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। उदाहरण, अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। दूसरा विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा आदि देशों से प्रेरणा ली गई है। उदाहरण जैसे कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। संसदीय लोकतंत्र, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होगा और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख रहेगा। इसका उदाहरण ये ब्रिटिश मॉडल पे आधारित है। नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। विवरण, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। उदाहरण, सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। विवरण, 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य है। 7 थे मौलिक अधिकार, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए हैं। जैसे उदाहरण, अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट विशेषता, राज्य के नीति निदेशक तत्व, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। उदाहरण, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट विशेषता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्मों का सम्मान। उदाहरण, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार। मूल में 21 वर्ष था, 61वें संशोधन 1989 द्वारा इसे 18 वर्ष किया गया। मूल संरचना का सिद्धांत, संविधान की रीढ़। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या मूल संरचना का सिद्धांत है, जो 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने संविधान को मनमाने संशोधनों से बचाया है। सही बात है, अगर ये नहीं रहता तो पता नहीं संविधान का हालत क्या होता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संविधान की तरह होता, जहाँ पे संविधान ही कई बार बदल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई तत्वों को मूल संरचना का हिस्सा माना है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार की संरचना, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
उदाहरण के लिए 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालता था, जो मूल संरचना का हिस्सा है। भारतीय संविधान के स्रोत, एक वैश्विक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे सर्वोत्तम प्रावधान लेकर भारत की परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढाला। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण था जिसने भारत को एक मजबूत संवैधानिक ढांचा दिया। तो चलिए देखते हैं, ये याद रखने योग्य बातें हैं। विभिन्न देशों से ली गई प्रमुख विशेषताएं, जैसे ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता। इसका व्यवहारिक प्रभाव, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पद। व्यवहारिक, नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा और न्यायालयों की शक्ति। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका व्यवहारिक प्रभाव, सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य। कनाडा 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 से लिया गया है संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। इससे व्यवहारिक प्रभाव है कि केंद्र मजबूत सरकार होती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है और इसका व्यवहारिक पक्ष है केंद्र राज्य सहयोग। जर्मनी, जिसके संविधान को वीमर संविधान भी कहा जाता है, यहाँ से आपातकालीन की प्रावधान लिया गया है। इसका व्यवहारिक प्रभाव है कि राष्ट्रीय संकट के समय मजबूत हो जाता है केंद्र। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। इससे लचीलापन और दृढ़ता का संतुलन बना रहता है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यहाँ से मूल कर्तव्य और समाजवादी लक्ष्य को लिया गया है। इसका व्यवहारिक प्रभाव है कि नागरिकों की जिम्मेदारियां। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। इसका व्यवहारिक प्रभाव है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। व्यवहारिक प्रभाव, प्रस्तावना में शामिल मूल्य है ये। आगे चलिए देखते हैं यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और विश्लेषण। प्रारंभिक परीक्षा के तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां आवश्यक है। जैसे संविधान सभा मूल रूप से 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान 11 सत्रों में 165 दिन बैठकें हुई। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, तो उत्तर में यह बताना होगा कि संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जो समय की मांग के अनुसार किए गए हैं। न्यायिक व्याख्याओं जैसे कि मूल संरचना सिद्धांत ने संविधान को नया जीवन दिया है। बदलती जरूरतों के अनुसार नए संस्थान जैसे जीएसटी परिषद, 101वें संशोधन 2016 बनाए गए हैं। सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाते हुए 3 तलाक पर कानून और महिला आरक्षण
विधेयक जैसे कदम उठाए गए हैं। दिसंबर 2024 का संवैधानिक संदर्भ। 26 जनवरी 2024 को देश ने संविधान दिवस मनाया और इस वर्ष विशेष था क्योंकि संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री ने समारोह में भाग लेते हुए संविधान को लोकतंत्र, न्याय और राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक प्रगति और न्याय का मार्गदर्शक है। हालिया संवैधानिक विकासों में सबसे महत्वपूर्ण है महिला आरक्षण विधेयक, जिसे सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया। इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। तो चलिए सारांश और अपना अगला कदम देखते हैं। आज के इस पहले एपिसोड में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था और बुनियादी समझ विकसित की। हमने देखा कि राज्य व्यवस्था और संविधान का अर्थ क्या है, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा कैसी रही, प्रस्तावना में कौन से मूल तत्व शामिल है, संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वास्तविक जीवन में संविधान का क्या महत्व है। अगले एपिसोड में हम लोग मौलिक अधिकार, आपकी ढाल आपकी तलवार विषय पे चर्चा करेंगे। हम विस्तार से समझेंगे कि 6 मौलिक अधिकार क्या है, इनका इतिहास क्या है, वास्तविक जीवन में इन अधिकारों का उपयोग कैसे करें और ऐतिहासिक मुकदमों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ये अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। इसे हम गहराई से समझेंगे। तब तक आप लोगों को कुछ अभ्यास करने के लिए प्रश्न दे देते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़े गए थे? उत्तर हम लिख ही दिए। तो उत्तर है, बता भी दे रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये तो मूल संविधान का हिस्सा ही था, भले शब्द नहीं था, लेकिन ये मूल संविधान का हिस्सा था। दूसरा प्रश्न, मूल संरचना का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में और कब स्थापित किया गया? तो उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 24 अप्रैल 1973 को मूल संरचना का सिद्धांत। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में दिसंबर 2024 तक भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो उत्तर है लगभग 470 अनुच्छेद है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब से हौसला बुलंद होता है और अपने आप में सुधार करने की हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू, धन्यवाद।